कर लेते हैं। यूपी में जिहाद के नाम पर युवकों को भड़का रहा आरोपी पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उससे कई राज उगलवाने की तैयारी में है। दरअसल इनामुल हक नाम के शख्स को यूपी एटीएस ने बरेली से गिरफ्तार किया था। कल आरोपी की पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एटीएस को जानकारी मिली थी कि शुएब उर्फ अबू मोहम्मद अली नाम का एक शख्स युवाओं को आतंकवादी संगठन में शामिल करवाने के लिए उकसा रहा है। एटीएस ने जांच की तो पता चला कि यह शख्स बरेली का रहने वाला मोहम्मद इनामुल हक है। एटीएस ने छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस को पूछताछ और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की तमाम गतिविधियों से पता चला कि इनामुल जिहादी विचारधारा से प्रभावित है और दूसरे लोगों को भी जिहाद के लिए प्रेरित कर रहा है। इतना ही नहीं, इनामुल लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए भी प्रेषित करने जैसी बात कर रहा था। यूपी एटीएस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इनामुल के मोबाइल में प्रतिबंधित संगठन अलकायदा से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो आरोपी से कई राज उगलवाने की तैयारी में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। इनामुल हक इसका नाम बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जब इसकी एक्टिविटीज देखी गई तो पता चला कि यह जिहाद से काफी प्रभावित है और अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहा था। और हमारे संवाददाता पवन इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। पवन, ये बड़ी कामयाबी है और क्या कुछ जानकारी इस व्यक्ति के बारे में अभी तक पता चल पाई है और उसके नेटवर्क के बारे में भी एटीएस ने कुछ खुलासा किया है क्या? देखिए लोकेंद्र, एटीएस 10 दिन के रिमांड ले चुकी है और इससे लगातार पूछताछ चल रही है। जो पता चला है कि अलग अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में रेकी करके स्लीपर सेल्स जो मॉड्यूल है उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा था। उसके अलावा जो इसकी विचारधारा थी और जिस तरीके के इनपुट्स इसके सोशल अकाउंट्स इसके मोबाइल से मिले हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि ये खास तौर से उन वर्ग को टारगेट करता था जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते थे और उनको मोटिवेट करने का काम ये लगातार कर रहा था। कम निकलता था लेकिन टारगेट पे निकलता था। जब भी निकलता था तो 3 से 4 लोगों को ये मोटिवेट करता था, उनको तमाम आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बताता था कि किस तरीके से बदला लेना है, किस मोटिव के हिसाब से बदला लेना है। इन तमाम बातों का जिक्र करता था। ये पहले भी 6 महीने जेल जा चुका था क्योंकि ये आगजनी तोड़फोड़ मामले में इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था उत्तराखंड में। उसके बाद 6 महीना जेल में रहने के बाद ये बरेली का रुख किया था और उसके बाद से लगातार अपने भाई के साथ रह रहा था। ये मस्जिद भी नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था। इस तरह के इनपुट्स मिले थे। इसके अलग नाम बदल करके रहने का काम कर रहा था। जब एटीएस ने इसके बारे में तमाम छानबीन की, इसको सर्विलांस पे रखा और लगातार गतिविधियों पे देख रेख कर रखी थी, उसके बाद पता चला कि ये बहुत चुप या शांत तरीके से जा करके अलग अलग जनपदों में लोगों को मोटिवेट करता था, लोगों को एक्टिवेट करता था। और यहाँ तक जो इनपुट्स आए हैं कि इसकी फंडिंग भी अलग अलग जरिए से इसके पास आ रही थी। अब पूरे मामले पे एटीएस जांच कर रही है, इसकी फंडिंग की जांच कर रही है, किन किन लोगों से टच में था। तकरीबन 10 लोगों का नाम अभी तक एटीएस ने एक लिस्ट बना रखी है। 10 लोगों को से पूछताछ होने वाली आने वाले समय में, वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, तमाम बातों पे एटीएस काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा अगर कहा जाए कि स्लीपर सेल हाथ लगा है एटीएस को, तो ये और मैं आपको रोकूंगा पवन। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। और मेरा सवाल ये था कि कितनी बड़ी कामयाबी इससे मानी जाए और जब सोशल मीडिया पर खासकर ये लोग एक्टिव रहते हैं तो किस तरीके से अपना जाल बुनते हैं और किस तरीके से लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं? लोकेंद्र जी, ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी ये एटीएस और यूपी पुलिस की, क्योंकि इनामुल की गिरफ्तारी से न सिर्फ आपकी एक गिरफ्तारी है बल्कि इसकी गहराई से जब पूछताछ होगी और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी पूछताछ करेंगी और ये पूछताछ 1 दिन 2 दिन नहीं, ये कई दिन चलती है, तो उससे आपको बहुत बड़े सुराग, इनकी फंडिंग, इनके मददगार, इनकी रणनीति और इनकी किस प्रकार से इनकी फंडिंग और इनकी कार्य योजना थी, भविष्य की क्या योजना थी, अन्य ऐसे जो संगठन है जैसे आपकी तबलीगी जमात वगैरह, इनसे क्या इनके संबंध थे। पूरा खाका जब बन जाता है तो एक गिरोहबंद तरीके से आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण होगा जिससे मालूम पड़ेगा कि इनकी क्या नीति थी। रेडिकलाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों का। तो ये जो युवा वर्ग है उनको जिस तरीके से उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको हमसाज करते हैं, अपने गिरोह में शामिल करते हैं, उनको शरारती तत्वों के साथ मिला करके उत्प्रेरित करते हैं,
तो पूरे षड्यंत्र का ताना बाना खुल जाएगा और आपके समक्ष, देश के समक्ष ये आ जाएगा। ये एक कोई अकेले काम करने वाला इनाम नहीं था जी। इनाम के पीछे एक बहुत बड़ा संगठन, फंडिंग और तौर तरीके और मोडस ऑपरेंडी गाइड करने हुए, और इनाम के जरिए युवा वर्ग को ब्रेन वॉश करके उनको आगे करके और उनका एक समूह और एक गिरोह बनाने का पूरा षड्यंत्र था। मैं यूपी पुलिस और एटीएस को कामयाबी पे बधाई देना चाहूंगा। विक्रम जी, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, खासकर जब हम कश्मीर में देखते हैं, कई बड़े आतंकी ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर रहे, उसके बाद आतंकवाद का रास्ता उन्होंने अपना लिया और फिर हमने देखा है कि उनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग आए। तो जब इस तरह की केस हम देखते हैं तो ये जो आपने कहा कि ये एक विचारधारा को लगातार फैलाते हैं, किस तरह के लोगों को ये ज्यादा चुनते हैं ताकि ये उन्हें अपने जाल में फंसा सकें? ये पिछले 25 साल में ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये एक तरीका तैयार किया गया कि अरबाइजेशन ऑफ इस्लाम, जो भारतीय मुस्लिम है उनको एक अरब की जो दर्शन है इस्लाम का उसकी तरफ ले जाए, कट्टरता की तरफ ले जाए, और उनको जो कट्टरपंथी है बनाने की सोच उनके लिए। तो बावजूद आपने बिल्कुल सही कहा, ये सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो जाहिल है वही इस प्रकार की अनर्गल प्रचार में फंसते हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर और इस तरीके के लोग अपने मोहपाश में जब ये फंस जाते हैं, ये चीज एक चिंता का विषय है। और अन्य देशों में भी, भारत में भी इसके बड़े अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं डी रेडिकलाइजेशन का, कि जो हमारे इस तरीके के कुंसित प्रयास किए जाते हैं उनके ऊपर उनकी रोकथाम, और जो उनके जाल से निकल के आते हैं उनको डी रेडिकलाइज कैसे करें, चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, लेकिन उनके ऊपर जो काला साया इस प्रकार के दुष्प्रचार का आता है, उस काले साये को दूर करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके समाज सेवा में, देश सेवा में उनको लगाने के ऊपर कार्रवाई न सिर्फ भारत में ही हो रही है बल्कि सिंगापुर, मलेशिया और विश्व भर में इस पे कार्रवाई हो रही है। विक्रम जी, एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश में हम इस तरह के बहुत सारे मामले देख चुके हैं जहां पर ऐसे मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है, ऐसे लोगों का खुलासा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिले गढ़ बन चुके हैं जहां पर ये एक्टिविटीज बहुत आराम से हो जा रही हैं? और हमने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों को कई अन्य लोग संरक्षण भी देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये वैक्यूम में काम नहीं होता है, इनके पीछे एक व्यवस्था रहती है। नाम खुलासा करना ठीक नहीं है, लेकिन यूपी के 18 जिले ऐसे विशेष रूप से संवेदनशील हैं जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां संवेदनशीलता के कारण बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर हुई हैं। लेकिन पुलिस और एटीएस पूरी तरह से सतर्क है और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसके पहले भी अनेकानेक गिरफ्तारी यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ ने की है और ये संतोष का विषय है। लेकिन आपने जो कहा, सिर्फ ये स्लीपर सेल में एक गिरफ्तारी, तो सिर्फ आपके सामने एक नमूना सामने आया है, लेकिन उस नमूने के पीछे जो गिरोह है, जो संगठन है, नेपाल बॉर्डर से जो फंडिंग आती है, साहित्य आता है, इसके ऊपर और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। एक सवाल और है सर, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इसको सरकार इस वक्त खूब कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आप लोग तो लगातार सेवा में रहे हैं। क्या ये इतना आसान है कि इसको कंट्रोल किया जा सके? और क्या ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो जिहाद फैलाना चाहते हैं, जो इस तरह की सामग्री फैलाना चाहते हैं? तो मैं दोनों चीजें आपसे समझना चाहूंगा कि कितना आसान है उन लोगों के लिए जो ये चीजें करना चाहते हैं, और दूसरा, पुलिस के लिए कितना मुश्किल है इसको पकड़ पाना, इसको रोक पाना? आपने सही आयाम पर जो है उंगली रखी है। आप याद करें, कश्मीर में उग्रवाद एक दूसरे चरम स्तर पे पहुंचा था जब कश्मीर में स्मार्टफोन और इंटरनेट आया था। उसके पहले चरमपंथ उतना ज्यादा नहीं था। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आपके उपलब्ध हुए स्मार्टफोन पे और इंटरनेट के माध्यम से, तो चरमपंथी गतिविधियां एकदम से बिल्कुल आसमान से छू गई। इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी संभव तो है, लेकिन आसान नहीं है। तमाम तरीके के एनक्रिप्शन फायरवॉल्स आते हैं जिससे कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, जो कि उसकी सर्वेलेंस नहीं हो सकती है, आसान नहीं है। हो तो सकती है लेकिन आसान नहीं है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है और कई देशों ने कर लिया है। हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा इसमें काम बाकी है। हम हमेशा से अग्रणी रहे हैं इसमें, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कार्रवाई होती है, हमारे साइबर और आईटी सेल्स, क्योंकि ये सामान्य पुलिसिंग से बिल्कुल अलग एक चीज है, साइबर पुलिसिंग और आईटी सेल्स के माध्यम से ये हो सकती है। आपको जान के संतोष होगा कि हमारे एटीएस और एसटीएफ में बीटेक्स और एमटेक्स आईआईटी के हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर निगरानी करते हैं।
ठीक। विक्रम जी, आप बने रहिएगा, हमारे सहयोगी पवन भी इस वक्त बने हुए हैं। पवन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इसका खुलासा एटीएस ने कैसे किया है, और कुछ ये जानकारी दी गई है कि कितने ऐसे लोग हैं जिसके संपर्क में था ये, जिनको बरगलाने की कोशिश कर रहा था, जिनको जो उसके पास डेटा था उसको ये भेज रहा था, और कितने लोग हैं जो इसके जाल में फंस गए होंगे, ऐसी कोई जानकारी अभी तक दी गई है क्या? देखिए लोकेंद्र, जो अभी तक इनपुट आ रही है उसमें 10 लोग ऐसे शामिल हैं जिससे ये कई बार मुलाकात कर चुका था। ये अलग अलग शहरों में जाकर के रेकी करता था, रेकी करके जो यूथ था उसको टारगेट करता था। सोशल प्लेटफॉर्म पे खासतौर से फेसबुक के माध्यम से एक ऐसी कैटेगरी जनरेट करने का ये काम किया था जिसमें यूथ, यानी जो एक वर्ग के जो लोग थे वो गरीब तबके से थे और कहीं ना कहीं वो पीड़ित थे, किसी या पुलिस के द्वारा पीड़ित थे या समाज द्वारा उनको उनके सामने कोई उनके साथ कोई घटना हुई थी, उस वर्ग को टारगेट करके उनको, जैसा कि पूर्व डीजीपी महोदय बता रहे थे कि अर्बन कल्चर और खासतौर से दूसरे मुल्कों की बात को समझा करके, और इसके मोबाइल में जो साहित्य, अलकायदा के साहित्य और तमाम ऐसे कंटेंट्स मिले हैं जिसको बताता था और दिखाता था, और एक सुनहरे भविष्य की, खासतौर से बदला लेने की भावना को जगा करके अपने साथ मिलाने का प्रयास करता था। इस तरह के इनपुट्स एटीएस के पास है। 10 दिन का वक्त है एटीएस के पास, लगातार अभी सघन पूछताछ उससे चल रही है। बहुत सारे लोग इसके रडार पे आएंगे, स्लीपर सेल्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके नाम आएंगे, कहाँ से फंडिंग होती थी उनके नाम आएंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे एटीएस काम कर रही है। और हाँ, ये इतना समझदार था, हाईटेक था अब कि जो सोशल मीडिया का, खासतौर से फेसबुक का एक फीचर्स और कैटेगरी होती है कि जिसमें आप एक क्षेत्र के लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक क्षेत्र के लोगों को आप अलग कर सकते हैं। यूथ और किस एज लिमिट के लोगों से आप संपर्क करना चाहते हैं, उस एज लिमिट के लोगों से ही आप संपर्क कर पाएंगे, दूसरे लोग उसमें नहीं आएंगे। इस तरह के ट्रेनिंग अब कहाँ से ली थी, कैसे इतना ज़्यादा ये हाईटेक हो गया, ये तमाम बातों को लेकर के जाँच चल रही है। और निश्चित तौर पर जैसा कि बिल्कुल ये जिस तरीके से काम